गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ्स मॉडल सेट 2 बनाएंगे। तो आज चले आते हैं मॉडल सेट 2 में। ये रहा आपका मॉडल सेट 2। तो इसका ऑब्जेक्टिव का एक एक क्वेश्चन आज हम लोग बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 120 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 120 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए 120 है तो 120 को आप लोग को एलसीएम करना है। 120 को एलसीएम कीजिएगा तो किससे जाएगा? तो 2 से जाएगा। कितना बार में? 60 बार में। फिर 60 को करना है 30 बार में जाएगा। फिर 30 को करना है 15 बार में जाएगा। फिर 50 को करेंगे 5 बार में जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये ऑप्शन जहाँ रहेगा उसी को क्लिक करना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 में है। तो पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमको हर एक क्वेश्चन को बनाना है। तो ये पहला क्वेश्चन। अब आइए दूसरा क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो स्टूडेंट दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए 26 और 91 का HCF निकालना है। 26 और 91 का HCF कितना होगा ये हम बताना है। 26 और 91। तो देखिए इसके लिए 26 को हम लोग अलग से एलसीएम कर लेंगे। उसके बाद 91 को अलग से एलसीएम करेंगे। ठीक है, तो करके देखते हैं कितना आता है। तो 26 किससे जाएगा? 2 से। कितना बार में? तो 13 बार में। अब तो 13 जाएगा नहीं। अब 91 को देख लेते हैं। 91 किस कौन से टेबल में आता है? तो 91 देखिए 13 का टेबल में आ जाएगा, या फिर 7 का टेबल 13 पर पढ़िए। तो 7 का टेबल 7 1 जा 7 8 9 2 गया तो 21 7 3 जा 21। यानी इसका एलसीएम आ गया 2 इंटू 13 और 91 का एलसीएम आ गया 7 इंटू 13। ठीक है, तो इसमें से जो मिल रहा होगा, जो 26 के एलसीएम में होगा और जो 91 के एलसीएम में होगा, वही हमारा आंसर होगा, वही HCF होगा। तो इसमें देखिए 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है। तो HCF हमारा हो जाएगा 13। HCF बराबर हो जाएगा 13। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो बी नंबर 13 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन हल हो गया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 + 2√5 चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड बोल रहा है कि 3 + 2√5 कैसी संख्या है? ऑप्शन ए है परिमेय, दूसरा अपरिमेय, तीसरा दोनों या फिर कोई नहीं। तो देखते हैं ये परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या। तो 3 + 2√5। तो 3 तो एक परिमेय संख्या है, पर यहाँ देखिए प्लस में जो 2√5 दिया हुआ है, ये √5 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो चूँकि √5 कैसा संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय होता है। ये अपरिमेय संख्या है √5, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम किस में सही टिक लगाएंगे? तो जो अपरिमेय ऑप्शन में है यानी बी नंबर, उसमें सही टिक लगाएंगे। ठीक है, तो ये बी नंबर हमारा जो है वो सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से थर्ड का सॉल्यूशन हो गया। अब 4 में आते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो 4 बोलता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का अनुसार a बराबर BQ + R में b क्या है? b यहाँ पे क्या है वही हमको बताना है। तो देखिए इसको लिखा कैसे जाता है। तो यहाँ b होता है, भाग जब भी हम देते हैं तो यहाँ जो होता है उसको b बोलते हैं यूक्लिड विभाजन के अनुसार। यहाँ पे जो होता है उसको a बोला जाता है। यहाँ जो भागफल आता है उसको q बोला जाता है। और सब सॉल्व करने के बाद लास्ट में जो बचता है उसको r बोला जाता है। ठीक है, तो आज हमसे क्या पूछ रहा है कि b क्या है, मतलब ये वाला, ये b क्या है। तो यहाँ जो होता है उसको बोलते हैं भाजक। क्या बोला जाता है? भाजक। ठीक है, इसको a जो है उसको भाज्य बोलते हैं, q जो है उसको भागफल बोलते हैं, r को शेषफल। तो b हमारा क्या हो गया? भाजक। तो आज किसमें टिक लगाएंगे? b भाजक में। ठीक है, तो इस तरह से 4 नंबर का भी सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं 5 में। तो 5 नंबर देखिए, 5 में बोल रहा है कि y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। ये 5 नंबर, y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। तो बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या है? तो x के शून्यकों की संख्या हमसे पूछा जा रहा है। तो x के शून्यकों की संख्या बताने के लिए हम देखेंगे कि हमारा जो ग्राफ नीचे बनाया हुआ है वो x अक्ष वाले लाइन को कितना बार टच कर रहा है। ये हुआ x अक्ष वाला लाइन, इधर ऊपर में जो दिया हुआ है ये हमारा हुआ y अक्ष वाला लाइन। ठीक है, तो ये x अक्ष वाला में यानी इस लाइन को
जो लेटा हुआ लग रहा है उसको कितना बार टच किया है ग्राफ, वो हमको देखना है, वही हमारा शून्यकों का संख्या हो जाएगा। देखिए गिनिए कितना बार, एक बार यहाँ 1 2 3 4, ये इस लाइन को, जो इस वाला लाइन है, ये वाला लाइन है, इस लाइन को कितना बार टच कर रहा है, तो इस तरह से गया हुआ है, इस तरह से गया हुआ है, 1 2 3 4, 4 बार टच कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, शून्यकों की संख्या हो जाएगा 4, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 5 भी बन गया। अब आते हैं 6 में। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, तो इसके शून्यकों का योग क्या होगा। तो इसके शून्यकों का योग निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, फार्मूला आप लोग सीखे होंगे। देखिए शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, योग का फार्मूला होता है -b/a। ठीक है, ये शून्यकों का योग का फार्मूला होता है। और एक गुणनफल का भी फार्मूला होता है, तो गुणन आज नहीं पूछ रहा, आज हमसे योग पूछ रहा है। गुणनफल का फार्मूला, गुणनफल का c/a होता है। हमसे आज ये पूछा जा रहा है कि शून्यकों का योग क्या होगा 6 नंबर में। तो शून्यकों का योग जो है -b/a होगा, तो जहाँ पे ये ऑप्शन है वही सही होगा। तो यानी सी नंबर, सी में देखिए लिखा हुआ है -b/a, तो ये हमारा सही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 6 भी हो गया। अब 7 में आते हैं। चलिए तो 7 नंबर देख लिया जाए। 7 में है किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होगा। 7 नंबर में द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या अधिकतम 2 होगा, यानी बी नंबर सही है। यही अगर त्रिघात बहुपद पूछता तो शून्यकों की संख्या त्रिघात में 3 होता है, रैखिक में 1 होता है, पर आज द्विघात का पूछ रहा है। द्वि मतलब होता है 2, द्विघात बोला ना, द्वि का मतलब होता है 2, तो इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगा। त्रिघात बोलता तो त्रि का मतलब होता है 3, तो शून्यकों की संख्या 3 होता है। ठीक है, चलिए ये 7 हो गया। अब 8 में आते हैं। 8 नंबर देखिए, रैखिक समीकरण युग्म। 8 नंबर में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y, मतलब 2 समीकरण दिया हुआ है और एक कंडीशन भी दिया हुआ है। क्या कंडीशन है देख लेते हैं। a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 और ये नोट इक्वल टू है c1/c2, यही कंडीशन है। ठीक है, यही कंडीशन है। तो देखिए इस तरह के कंडीशन में क्या होता है, इसमें केवल एक हल होता है। इस तरह का कंडीशन जब 2 बराबर हो, शुरू वाला और लास्ट वाला बराबर ना हो, तो इसमें केवल एक हल होता है। इसका कितना हल होता है, एक हल। इस तरह के समीकरण में एक हल, और इसी को एक हल को बोला जाता है अद्वितीय। अद्वितीय क्या मतलब होता है, दूसरा कोई नहीं। तो एक हल बोलिए या फिर अद्वितीय हल बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, एक हल रहता तो एक हल में टिक लगाते हैं, अद्वितीय हल है तो अद्वितीय हल में टिक लगाएंगे। ठीक है, यानी ए नंबर 8 का ए जो है वो सही है, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल का मतलब ही होता है केवल एक हल होगा। चलिए तो इस तरह से ये भी हो गया। अब अगले क्वेश्चन, अब 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर में आपको 2 समीकरण दिया हुआ है, x + 2y = 3 और 2x + 2y = 6। तो कितना हल होगा इसका, ये पूछ रहा है। एक होगा, 2 होगा या अनेक होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो जो यहाँ पे a1/a2 b1/b2 और c1/c2, इस तरह करके आप लोग पढ़े होंगे कुछ फार्मूला, तो उसी से ये बनेगा। ठीक है, तो देखिए a1 a2 कितना है इसमें, देखिए x का पहला समीकरण में x का जो गुणांक है वो 1 है, और a2 दूसरा समीकरण में x का जो गुणांक है वो 2 है। तो ये हो गया a1/a2। b1/b2 क्या है, y का गुणांक को लिखेंगे। पहले में 2 है, दूसरे में भी 2 है, तीसरा में क्या है c1/c2, c1 पहला में 3 है और c2 6 है। तो इसको सॉल्व करिए तो देखिए ये पूरा कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये 1/2 ही रहेगा, दूसरा वाला 1 हो जाएगा, तीसरा वाला 1/2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, मतलब कोई बराबर नहीं है। और जब कोई बराबर नहीं होता है, हाँ, तो जब कोई बराबर नहीं होता है तो इसमें केवल एक हल होता है, एक हल। ठीक है, जब कोई बराबर नहीं होता है, a1 b1 और c1 तीनों में से कोई बराबर नहीं होता है तो एक हल होता है। तो ज़रा सा पहले वाला क्वेश्चन देख लीजिए। 8 नंबर में देखिए, 8 नंबर में तो एक बराबर है ना। 8 नंबर में a1/a2 और b1/b2 बराबर है और c1/c2 बराबर नहीं है। तो इस तरह के केस में इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, जब एक बराबर हो और एक बराबर नहीं हो तो इसको बोलते हैं कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा इसमें, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो वो बोल दिए थे ए नंबर ऑप्शन, लेकिन सी नंबर ऑप्शन इसमें सही है।
अब 10 नंबर में देखिए, 10 नंबर में बोल रहा है कि समीकरण निकाय, 2 समीकरण दिया हुआ है कि अनगिनत हल होने के लिए के का मान क्या होगा। 10 नंबर में अनगिनत हल होने के लिए मतलब अनेक हल होना चाहिए, तो के का मान क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, दूसरे समीकरण में देखिए के का मान 5x + ky दिया हुआ है, तो के का मान क्या होगा उस जगह में हमको बताना है। तो देखिए अनगिनत हल कब होता है, जब तीनों बराबर होता है, यानी a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, और ये बराबर हो जाए c1/c2 के। ठीक है, जब तीनों बराबर होगा तब अनगिनत हल होता है। तो देखिए तीनों बराबर कब होगा, पहला में a1/a2, तो a1 कितना है 1, और a2 यानी दूसरे समीकरण का x का गुणांक 5, तो 1/5, यानी दूसरा भी 1/5 आना चाहिए, b1/b2 भी 1/5 ही आना चाहिए। तो b1 कितना है 2, और b2 हमको नहीं पता, c1 कितना है, c1 3, और c2 कितना है 15। तो देखिए ये 1/5 आ जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 1/5 आ गया ये। लेकिन यहाँ भी 1/5 हमको लाना है, तो यहाँ क्या लिखें तो ये 1/5 आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ अगर हम लोग 10 लिख दें तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या लिखना पड़ा हमको 10। ठीक है, तो के का मान क्या हो जाएगा 10। अगर के की जगह में हम लोग 10 लिख देते हैं तो 1/5 हमारा मिल जाएगा b1/b2, और इसी के लिए अनगिनत हल होगा। ठीक है, तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर के बराबर 10। ठीक, तो इस तरह से 10वां भी हो गया। तो इस तरह से आगे भी हम लोग और वीडियो बनाएंगे, अभी वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए अभी यहीं छोड़ते हैं, इसका अगला पार्ट तुरंत जल्द डालेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।